जनरेटर का काम है बिजली बनाना और हम जानते हैं कि चार्जेस के मूवमेंट से बिजली बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटर चार्जेस को मूव कराता है। पर एक साथ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस चल क्यों रहे हैं? कोई तो कारण होगा इसका, क्योंकि न्यूटन चाचा के हिसाब से बिना किसी एक्शन के तो कोई रिएक्शन ना आता। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। जरा कहानी को उल्टा घुमाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि चार्जेस चलने से पहले एक जगह रुके हुए थे। अब एक जगह रुके हुए चार्जेस कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाते, ये उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो अगर चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर है एक समस्या, जनरेटर में लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड ही बनाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड पर ही असर डाल सकती है। लेकिन क्योंकि चार्जेस एक जगह रुके हुए हैं तो मैग्नेट का चार्जेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब देखो यहाँ बन गया है एक लूप, बिना मैग्नेट के तो करंट ना बनता और मैग्नेटिक फील्ड के बिना चार्जेस पे मैग्नेट का कोई असर ना पड़ता। अब यहाँ पर होगा क्या? किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा। अब देखो करंट बनाने के लिए मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा लगना चाहिए कि चार्जेस पहले से ही चल रहे हैं, चाहे वो चले ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज बिल्कुल ना हिले पर ऐसा लगे कि वो हिल रही है। भाई साहब बिल्कुल हो सकता है। आप अपने आप को ले लो, इस टाइम एक जगह बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन क्या वाकई में ही आप एक जगह रुके हुए हो? हमारी धरती लगातार सूरज का चक्कर लगा रही है, तो इस हिसाब से अगर कोई पृथ्वी के बाहर से हमें देख रहा है तो उसके लिए हम रुके हुए नहीं बल्कि मोशन में हैं। तो ठीक इसी तरह से हमें चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड को ये एहसास दिलाना है कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही चल रहे हैं और क्योंकि वो चल रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएंगे और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड उन पे असर भी डालेगी और जब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड पर असर डालेगी तो पैदा होगा करंट। लेकिन सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है, सिर्फ आंखों का धोखा होने से कोई चीज रियलिटी में कैसे बदल सकती है? यही तो जादू है फिजिक्स का, जिसे समझ में आ जाए उसे इससे अच्छा कुछ ना लगने वाला। सबसे पहले ये जानते हैं कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन के चलने का धोखा हुआ कैसे, और फिर उठाएंगे उस राज पे से पर्दा जिसे समझाने की रिलेटिविटी के अलावा किसी और में हिम्मत है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है, इसका जवाब रिलेटिविटी के अलावा और कोई भी नहीं दे पाया। और जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो भाई साहब जनरेटर मोटर क्या चीज है आपके लिए? कुछ भी नहीं। जरा सोचो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में एक तार को हिलाऊं तो ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड के लिए वायर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हर समय बदलती रहेगी। और हम मोशन की डेफिनेशन से ये जानते हैं, अगर कोई चीज समय और अपनी सराउंडिंग के हिसाब से लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे मोशन कहा जा सकता है। अब क्योंकि हिलता हुआ वायर मैग्नेटिक फील्ड में लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है तो उस वायर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी ऐसा कर रहे होंगे और क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन बदलनी शुरू कर दी है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है या चार्जेस मोशन में है। और जब चार्जेस मोशन में आएंगे तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के द्वारा बनाई जा रही मैग्नेटिक फील्ड पर असर डालेगी और इस असर के परिणाम से अब चार्जेस एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देंगे और इसी को हम करंट कहते हैं। इस वायर को हिलाने का काम करता है जनरेटर में लगा हुआ एक छोटा सा इंजन। अब आप समझ गए होंगे कि जनरेटर में इंजन क्यों फिट किया जाता है, ताकि वो कॉइल को घुमा सके, जिसकी वजह से मैग्नेट को ये धोखा हो सके कि कॉइल के अंदर मौजूद चार्जेस के पास मैग्नेटिक फील्ड है और फिर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इन चार्जेस को एक निश्चित दिशा में चला सके। लेकिन सिर्फ ये मान लेने से कि मेरे बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए हैं, वहाँ करोड़ों रुपए तो आएंगे नहीं। लेकिन आप अगर सोचो, चार्जेस को तो ये बात मालूम थी कि वो चल नहीं रहे हैं, तो अगर वो चल नहीं रहे हैं तो उनके पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? इस चीज को समझाने के लिए मैं लूंगा सहारा अपनी ही एक पुरानी वीडियो का। पहले आप इसे ध्यान से देखो, फिर जोड़ेंगे सभी तारों को। अब सवाल आता है ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनी क्यों? क्या है इसके और करंट के बीच रिश्ता? ये कैसे पैदा होती है, या फिर यूं कहें कि पैदा ही क्यों होती है तो भी गलत नहीं होगा। अब इसे जानने से पहले ये जान लो कि फिजिक्स के फूफा और हमारे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला कि इस संसार में किसी भी चलती हुई चीज की लंबाई रुकी हुई चीज के लिए कम हो जाएगी, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यकीन नहीं आ रहा ना? पर मान लो, बिल्कुल मान लो, साबित हो चुका है, मानना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। अब यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि इसी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है कॉपर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ जी, सच यही है। अब सुनो ध्यान से, एक कॉपर के तार के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण वो न्यूट्रल है। इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बात लॉजिकल है और समझ में भी आती है। अब ऐसी स्थिति में एक झुमरू को पकड़कर अगर इस वायर के पास ले जाएं, झुमरू बोले तो
पॉजिटिव चार्ज, तो उसको घंटा फर्क पड़ेगा। पड़े भी क्यों, वायर तो न्यूट्रल है और न्यूट्रल वायर के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। पर मान लो एक बैटरी लगाकर वायर के अंदर करंट को चलाया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी, क्योंकि अभी भी वायर में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने पहले थे, बस अब वो रुके होने के बजाय लगा रहे हैं दौड़। लेकिन एम्पियर लॉ ने तो ये बताया था कि चलते हुए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने वायर के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और जिसकी दिशा को हम थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फोर्स भी लगाएगी, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फोर्स ही लगाएगी। इसका ये भी मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा चार्ज जो चल रहा हो उस पर अपनी वायर में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो अब बारी है अपने झुमरू को चलाने की। लो जी, दे दिया हमने धक्का और लग गई उसमें मैग्नेटिक फोर्स और निकल लिया वो साइड में। अब अगर इन सारी हरकतों को हम अपने झुमरू की नजर से देखें तो उसके लिए वो नहीं बल्कि वायर के पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, यानी बदल गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे अपने कार वाले एग्जांपल से जोड़ो। जैसे कार के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए वो आगे नहीं बल्कि रोड के साइड की चीजें पीछे जाती हैं, ठीक वैसे ही झुमरू के लिए भी वो नहीं बल्कि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे। अब क्योंकि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज चल ही रहे हैं तो वायर एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाएगी, लेकिन किंतु परंतु अब अपना पॉजिटिव चार्ज चल नहीं रहा है, उसकी नजरों से वो रुका हुआ है और रुका हुआ चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर जितना चाहे मैग्नेटिक फोर्स बना ले, अपने चार्ज को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायर के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फोर्स अपने चार्ज की मैग्नेटिक फोर्स पे ही प्रभाव डाल सकती है और बिना चार्ज के चले मैग्नेटिक फोर्स तो ना बनने वाली। और क्योंकि अपने चार्ज के पास कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो वायर के द्वारा बनाई जाने वाली मैग्नेटिक फोर्स कोई भी फर्क नहीं डाल सकती। अपने झुमरू की नजरों से उसने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली है और वो अपनी जगह से ना हिलने वाला। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। सिर्फ नजरिया बदलने से फिजिक्स के नियम कैसे बदल सकते हैं? ये हो क्या रहा है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है कि अपना चार्ज हिलेगा, दूसरा बोलता है नहीं हिलेगा, पर असलियत में तो चार्ज हिल रहा है, पर उसे हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात भी फिजिक्स के नियम के हिसाब से सही है। अब यहाँ पर फिजिक्स के एक ही नियम के दो रूप एक दूसरे के सामने खड़े हैं जो एक दूसरे को खत्म करने पर अड़ गए हैं, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म, एकदम फिनिश। घबराओ मत, लंबी लंबी सांसें लो, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा सब कुछ। अब देखो, फोर्स रिलेटिव हो सकती है पर इवेंट रिलेटिव नहीं हो सकते। इसे आप ऐसे समझो, सड़क पर खड़े आदमी के लिए कार एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर जा रही हो या अंदर बैठे व्यक्ति के लिए रोड पीछे जा रही हो, दोनों ही स्थिति में कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ही पहुंचेगी। मोशन तो रिलेटिव हो सकता है पर इवेंट रिलेटिव नहीं हो सकते। तो अपने चार्ज के नजरिए से फिजिक्स के नियम को कैसे बचाएं? और अब एंट्री होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। हाँ जी, आ गया अपना हीरो, यही बचा सकता है हमें। अब देखो, रिलेटिविटी के हिसाब से रेफरेंस फ्रेम बदलने पर कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स रहती हैं जो कभी नहीं बदलेंगी, और जो चीजें बदलती हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। अब क्योंकि हम अपने चार्ज के फ्रेम से वायर को देख रहे हैं तो लेंथ में बदलाव तो होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये बदलाव सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि असल में होता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये बदलाव कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि देखने वाले के फ्रेम में कितना शिफ्ट हुआ। अब देखो, जब हम वायर के फ्रेम से चार्ज को देखेंगे तो वहाँ हमें चार्ज की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी और वायर की मैग्नेटिक फोर्स चलते हुए चार्ज की मैग्नेटिक फोर्स को धक्का देकर साइड में धकेल देगी। लेकिन जब हम अपने चार्ज के फ्रेम से देखेंगे तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रुके हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हमारे झुमरू के फ्रेम में पॉजिटिव चार्ज के बीच की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर आप ध्यान से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में दो पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, यानी अब वायर न्यूट्रल नहीं है बल्कि उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। यहाँ पर यह भी याद रखना कि पूरे सर्किट में चार्ज की संख्या अभी भी सेम है, वो बदल नहीं सकती, बस उनका अरेंजमेंट या यूं कहूं डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है तो भी गलत नहीं होगा। अब क्योंकि वायर पर नेट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी, और ये फोर्स देगी अपने चार्ज को धक्का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर तो धक्का लगा ही सकती है। लो जी, चल पड़ा अपना चार्ज, बाल बाल बच गए फिजिक्स के नियम। अगर आप पूरी कहानी का निचोड़ निकालो तो आप पाओगे कि किसी एक फ्रेम में जो मैग्नेटिक फोर्स है वही दूसरे फ्रेम में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, यानी मैग्नेटिक फोर्स ही इलेक्ट्रिकल फोर्स है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे फ्रेम में इन दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन भी मिल जाए। अब इन सारी चीजों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक
इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने की वजह से लगने वाली रिलेटिविटी की वजह से आई है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ ही चुकी है तो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे धड़ाधड़। लो जी, करंट पैदा हो गया। ये तो थी सारी रिसर्च लेवल की बातें। अब जरा समझते हैं आसान भाषा में कि जनरेटर और मोटर कैसे काम करते हैं। अगर मैं इन दो मैग्नेट के बीच में एक वायर को चलाऊं तो अब आप ये समझ सकते हो कि इस वायर के हिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड, और इन चुंबक के द्वारा पैदा की जा रही मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड पर असर डालेंगी, और यही असर इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन में चलने के लिए मजबूर करेगा। अब इसका उल्टा भी सही है। अगर मैं इस तार में करंट फ्लो कराऊं यानी चार्जेस को मूव कराऊं तो चलते हुए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के द्वारा बनाई जा रही मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी, जिसके परिणाम के रूप में ये तार हिलना शुरू कर देगा, और इसको कहेंगे हम मोटर इफेक्ट। अब ये तार किस दिशा में हिलेगा इसको हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड रूल का। चलो बंदूक वाली शेप बना लो। अब पहली फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर फील्ड बनाएगी, एफ से फर्स्ट और एफ से फील्ड। दूसरी उंगली यानी सेकंड फिंगर करंट का डायरेक्शन बताएगी। जैसे सेकंड में सी आता है ऐसे ही करंट में भी सी आता है, और ये अंगूठा यानी थंब मोशन के डायरेक्शन को बताएगा। जैसे थंब में एम आता है ऐसे ही मोशन में भी एम आता है। याद रखना ये मोटर इफेक्ट है और ये राइट हैंड रूल है। चलो बनाते हैं अब मोटर। अगर मैं तार से एक रेक्टेंगुलर लूप बनाकर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दूं तो इस तार में बहते हुए करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की मदद से राइट हैंड रूल लगाकर आप इस तार में होने वाले मोशन का पता कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लूप वर्टिकल होगा सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस लूप को लगातार घुमाने के लिए बदलना पड़ेगा करंट का डायरेक्शन, ताकि ये लूप लगातार घूमता रहे। अब ये करंट का डायरेक्शन कौन बदलेगा? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रिंग का यानी स्प्लिट रिंग का, जिसमें होंगे दो टुकड़े जो कि इस लूप से जुड़े होंगे, और इन रिंग के बाहर लगाए जाएंगे कार्बन ब्रशेज, और इन्हीं दोनों कार्बन ब्रशेज की मदद से इस रिंग को करंट दिया जाएगा। अब जैसे ही करंट छोड़ने पर अपना लूप घूमना शुरू करेगा। रिंग की मदद से करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण एक ही डायरेक्शन में मोशन लगातार होता रहेगा। ये रहा उसका वर्किंग मॉडल। ये डीसी मोटर है, पर वायर के इस लूप को आर्मेचर कहा जाता है, और स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेज के कॉम्बिनेशन को कम्यूटेटर बोलते हैं। मोटर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला था। चलो अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अगर इसी आर्मेचर को हम हाथ से घुमाएं और बैटरी की जगह करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लगा दें तो हम पाएंगे कि अपने जुगाड़ ने करंट बनाना शुरू कर दिया। तो एक मोटर में करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर मोशन पैदा करती हैं, और एक जनरेटर में मोशन और फील्ड मिलकर करंट पैदा करता है। अब जैसे मोटर के लिए राइट हैंड रूल है, इसी तरह से जनरेटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, जिसमें पहली फिंगर फील्ड, दूसरी फिंगर करंट और थंब की पोजीशन होगी मोशन की तरफ। अगर हम अपने जुगाड़ से इसे कंपेयर करें तो पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इशारा कर रही है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ। अंगूठा शो कर रहा है मोशन को, और सेकंड फिंगर यानी दूसरी उंगली शो कर रही है करंट के डायरेक्शन को। अब क्या मोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट लगाना जरूरी है? ना, बिल्कुल भी ना, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। तो असली मैग्नेट यूज करने के बजाय हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का सहारा भी ले सकते हैं, और आज के मोटर्स में हम यही करते हैं। तो इस वीडियो से मोटा माटी आपने क्या सीखा? अब चलते हैं आगे। अरे वाह जी वाह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दो चुंबक लो, कॉपर के तार को उसमें घुमाओ और धड़ाधड़ जनरेटर बनाओ। ना ना, जल्दबाजी मत करना। हमने तार को ऊपर नीचे करके तो देख लिया, चलो एक बार इसे दाएं बाएं भी घुमा लेते हैं। लेकिन क्योंकि दाएं बाएं करने से मैग्नेटिक फील्ड कॉपर के द्वारा नहीं काटी गई, इसीलिए कोई करंट नहीं बना, और अब पैदा होती है नई समस्या। कैसी समस्या? उस पर आएंगे बाद में। पहले ये देख लो, जो ताकत कॉपर के इलेक्ट्रॉन को चलने पर मजबूर करती है, जिसे ईएमएफ भी बोलते हैं, वो किन किन कारणों पर निर्भर करती है। अगर मैग्नेट को बड़ा कर दिया जाए तो मैग्नेट के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड भी ताकतवर हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चलने के लिए पड़ेगा ज्यादा दबाव और मिलेगा ज्यादा करंट। और अगर कॉपर की रॉड को बड़ा कर दें तो हमें मिलेंगे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है ज्यादा करंट। अच्छा, अगर इन दोनों में से कुछ भी ना कर पाए तो तब क्या होगा? क्या तब भी किसी तरह से करंट को बढ़ाया जा सकता है? अरे मियां, कैसी बात करता तुम? चिंता नको करो, इसका भी इलाज है। बढ़ा दो रफ्तार। किसकी? कॉपर के ऊपर नीचे होने की। लो, बढ़ गया करंट। अरे वाह जी वाह, बन गया अपना जनरेटर। चलो बिजली बनाते हैं। अरे इंजीनियर बाबू, जनरेटर बनाना बोरिंग पिक्चर की तरह होता है। टिकट के पैसे दिए हैं तो छोड़कर तो नहीं जाओगे, और पिक्चर का टॉर्चर अभी खत्म होगा नहीं, तो इसलिए बैठ जाओ वहीं पर और सुनो उस समस्या के बारे में जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किया था। कॉपर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर नीचे घूमकर काटने का जुगाड़ बनाना प्रैक्टिकल नहीं था, तो क्या जनरेटर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा दोस्त। चलो ऊपर नीचे के बजाय कॉपर को गोल गोल घुमाते हैं, परंतु वहाँ भी एक समस्या थी। अब कंडक्टर के घूमने से हमारी
ईएमएफ की इक्वेशन में जबरदस्ती एंगल भी घुस गया और बन गई एक नई इक्वेशन। अच्छा, पर इसमें साइन थीटा ही क्यों लिया? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो किसी और वीडियो में ही ठीक रहेगा। इस नए फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली ताकत अब निर्भर करेगी 4 कारणों पर। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट की ताकत, कंडक्टर की लेंथ और कॉपर के घूमने की रफ्तार। और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच बनने वाले एंगल को कैसे भूल सकते हैं? और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको पता होगा कि अगर साइन एंगल 1 बन जाए तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा चलने को मजबूर करने वाली ताकत यानी ईएमएफ सबसे ज्यादा होगी, और साइन एंगल के 0 बनने पर इलेक्ट्रॉन पर दबाव नहीं पड़ेगा यानी ईएमएफ 0 होगी। मोटा माटी कहूं तो 0, 180 और 360 डिग्री पर कॉपर का इलेक्ट्रॉन आराम करेगा और बाकी हर एंगल पर दौड़ेगा। किसी एंगल पर तेज तो किसी एंगल पर धीरे दौड़ेगा, पर दौड़ेगा जरूर। अब देखो कमाल का ग्राफ। मान लो साइन एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ईएमएफ बढ़ रही है यानी इलेक्ट्रॉन पर दौड़ने का दबाव बढ़ रहा है, तो वो दौड़ेगा। और अगर उसकी रफ्तार बढ़ी तो करंट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइन एंगल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन पर दबाव भी घटता चला जाएगा और करंट भी कम होगा। और बारी बारी इसी घटते बढ़ते करंट को ही एसी करंट कहा जाता है। पर हमारा जनरेटर तो अभी भी नहीं बना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डीसी करंट का जो भी ग्राफ आपने आज तक देखा है वो गलत है, तो या मैं ये कहूं कि डीसी जनरेटर डीसी करंट नहीं बनाता बल्कि एसी करंट बनाता है, तो आप कहोगे सर पगला गए हो क्या? वैसे सच कहूं, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो यही कहता। पर अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी बात को साबित भी कर सकता हूं तो दिल थाम के हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बदलने जा रहा हूं। ये है हमारे डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम, ये है हमारे कार्बन ब्रशेस, ये हमारी कॉइल है और ये रहा करंट फ्लो का डायरेक्शन। यहाँ पर आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। ब्लू कलर की कॉइल इस टाइम नीचे की तरफ है, पिंक वाली ऊपर की तरफ, और सर्किट में करंट का डायरेक्शन है हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ। चलो अब इसे रोटेट करते हैं। अब देखिए, ब्लू वाला वायर ऊपर आ गया है, पिंक वाला नीचे आ गया है, और पिंक वाले में करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और कार्बन ब्रश से जाने वाला करंट का डायरेक्शन अभी भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉइल नीचे रहेगी उसमें डायरेक्शन अंदर की तरफ, और जो ऊपर होगी उसमें बाहर की तरफ होगा। यानी कॉइल में तो करंट का डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन बाहर स्प्लिट रिंग की वजह से डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी जनरेटर की कॉइल में बनने वाला करंट तो अल्टरनेटिंग होगा, लेकिन हमारे मॉडिफिकेशन की वजह से हम उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चलते हैं इसके ग्राफ पर। अब क्योंकि घूमती हुई कॉइल में हर 180 डिग्री पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन अगर इसमें कॉइल की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी पिछले ग्राफ में आए हुए कर्व इस ग्राफ में कम हो गए, यानी पिछले ग्राफ में जो डिप आया था वो इस ग्राफ में घट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 से ज्यादा मैग्नेट लगा दूं तो उसका भी इस पर कोई ना कोई असर जरूर पड़ेगा। तो चलो लगा देते हैं मैग्नेट। मैग्नेट बढ़ाते ही हमारे ग्राफ के बम्प और कम हो गए, और इस तरह से हमें लास्ट में जाके एक सीधी रेखा मिलती है जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो अब आप समझे, जनरेटर आपको सीधी रेखा नहीं देता है, बल्कि एसी जनरेटर में किए गए मॉडिफिकेशन की वजह से हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। चलो जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।